आज मैं सिविल प्रोसीजर कोड के सूट ऑफ सिविल नेचर के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले सीपीसी में कितने सेक्शन होते हैं। सीपीसी में आपके 158 सेक्शन होते हैं और ऑर्डर्स होते हैं 51। तो सीपीसी आपका सेक्शंस और ऑर्डर में डिवाइडेड है, जिसमें 158 सेक्शंस होते हैं और ऑर्डर होते हैं आपके 51। तो ये 158 सेक्शन 11 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आज मैं पहला पार्ट जैसे सूट इन जनरल के बारे में बताने वाली हूँ, जो ये सेक्शन 9 से लेके 35 से ये सिविल सूट के बारे में बताता है। तो कितने प्रकार के सूट्स हैं। सूट्स आपके दो प्रकार के हैं, क्रिमिनल सूट, सिविल सूट। तो सिविल सूट में क्या होता है, ये आपका सिविल कोर्ट में चलता है और ये सीपीसी के अंडर चलता है। और जो सूट सिविल कोर्ट में चलाता है वो सूट ऑफ सिविल नेचर होता है। इसमें आपको प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट करना पड़ता है, जो कि ये सेक्शन 26 ऑर्डर 4 में बताया गया है। तो जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट ये सेक्शन 9 में है। जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट में टाइप्स ऑफ सूट दो प्रकार के होते हैं, क्रिमिनल सूट, सिविल सूट। क्रिमिनल सूट जो क्रिमिनल केसेस जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, इन सब केसेस के रिलेटेड क्रिमिनल सूट होता है। और सिविल सूट आपका सीपीसी से रिलेटेड होता है, जिसका सिविल राइट इन्फ्रिंज हो, जिसको सिविल राइट्स में कोई क्षति में पहुंचता है, वो पर्सन सिविल सूट कर सकता है। ये आपका सेक्शन 26 ऑर्डर 4 में बताया गया है। सेक्शन 26 ऑर्डर 4 बताता है कि अगर आपको सिविल सूट करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट करना पड़ेगा, और उसकी जो प्रोसीडिंग होती है वो सिविल कोर्ट में होता है, और इसका जुरिडिक्शन सिविल कोर्ट में ही होता है। नाउ जुरिडिक्शन भी लिमिटेड होते हैं और अनलिमिटेड होते हैं। दे आर लिमिटेड जुरिडिक्शन एंड अनलिमिटेड जुरिडिक्शन। नाउ लिमिटेड जुरिडिक्शन और लिमिटेड जुरिडिक्शन और अनलिमिटेड जुरिडिक्शन क्या है। लिमिटेड मतलब अगर किसी भी कोर्ट में या फिर किसी भी एरिया में कोई भी जुरिडिक्शन हो, वो अगर लिमिटेड किया गया हो, जैसे कि लॉ के थ्रू, चार्टर के थ्रू, कमीशन के थ्रू, तो उसे आप लिमिटेड जुरिडिक्शन कहेंगे। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस नहीं चला सकते हैं, तो ये लिमिटेड जुरिडिक्शन है। और अनलिमिटेड जैसे कि देयर इज़ मतलब जिसमें कोई लिमिट ना हो, जैसे नाइदर थ्रू लॉ, चार्टर, कमीशन, उसे आप अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन कहते हैं। मतलब कोई भी कोर्ट हो, वो आप उसके अंदर केस आप लड़ सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं रहता। दिस इज़ एन अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन। नाउ मीनिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है। जुरिस्डिक्शन का मतलब आपका कोर्ट में नहीं बताया गया है। इसको सीपीसी में जुरिस्डिक्शन का मतलब नहीं बताया गया है, मगर जूरिस और डिक्टा, इन दोनों अलग अलग शब्दों को अगर मिलाया जाए तो ये आपका बताता है आई स्पीक बाय द लॉ। एक केस है ऑफिशियल ट्रस्टी वर्सेस सचिंद्र नाथ, 1969 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया गया, इसका डेफिनेशन दिया गया है। जुरिस्डिक्शन का डेफिनेशन इसमें बताया गया है, द एक्सटेंट एंड द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू हियर एंड डिसाइड द मैटर इन कंट्रोवर्सी। मतलब कोई भी मैटर हो जो इन कंट्रोवर्सी हो, वो मैटर आपका जो कोर्ट जिसके अंडर जुरिडिक्शन चल रहा है, वो उसके पास ये अथॉरिटी रहता है कि वो उस मैटर को सॉल्व करे, उस मैटर के बारे में सुने और उसका समाधान करे, उसके अंदर वो डिसीजन पास करे। तो यही
आपका जुरिसडिक्शन का डेफिनेशन बताया गया है। कौन से केस में? ऑफिशियल ट्रस्टी वर्सेस सचिंद्र नाथ। अदर नहीं तो जुरिसडिक्शन का डेफिनेशन आपका कोर्ट में नहीं बताया गया है। ये आपके इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जुरिसडिक्शन का डेफिनेशन बताया गया है। अब काइंड्स ऑफ जुरिसडिक्शन, कितने प्रकार के जुरिसडिक्शन हैं? सबसे पहला टेरिटोरियल लोकल जुरिसडिक्शन। इट इज़ नॉट टेरिटोरियल, इट इज़ टेरिटोरियल लोकल जुरिसडिक्शन। सबसे पहला है टेरिटोरियल लोकल जुरिसडिक्शन। जैसे कि आपको पता है कि जुरिसडिक्शन हमेशा आपके विद इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट ही डिसाइड होगा। आप अगर किसी दूसरे स्टेट का कोई भी केस हो तो वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या दूसरे किसी हाई कोर्ट में नहीं केस कर सकता। वो जिसके अंडर जिसके अंडर जिस हाई कोर्ट के अंदर वो स्टेट है, जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट है, सिर्फ उसी के अंदर वो केस जुरिसडिक्शन हो सकता है। आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे हाई कोर्ट में ये केस नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए रीज़न होता है, जैसे कि कॉज ऑफ एक्शन अगर किसी दूसरे स्टेट में हुआ हो, उस टाइम पे अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू दूसरे किसी स्टेट में अपना जो केस है वो ट्रांसफ़र कर सकते। नहीं तो देयर इज़ अ लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन विद इन द डिस्ट्रिक्ट एंड द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। जैसे कि अगर कोई सिविल सूट का मैटर है वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, जैसे कि विद इन जैसे बनारस का कोई केस हो तो आप बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाएंगे सबसे पहले। ये नहीं कि आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके सूट करेंगे। ठीक उसी तरह अगर आप हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसी के अंडर आप जा सकते हैं। आप किसी दूसरे हाई कोर्ट जैसे बॉम्बे हो, कैलकाटा हाई कोर्ट हो, तो आप उसके अंडर आप नहीं जा सकते। आपको हाई कोर्ट में अगर जाना है तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट, मतलब विद इन यूपी में जो भी कोई हाई कोर्ट है आप वहीं पे जाके अपना सूट फाइल करेंगे। सेकेंड वन इज़ पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन। तो पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन आपका वैल्यू के हिसाब से वैल्यू के हिसाब से आपका जुरिसडिक्शन ऑफ ए केस होता है। मतलब जितनी वैल्यू हो उस हिसाब से आपका केस किस कोर्ट में जाएगा वो डिसाइड होगा। ये आपका पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन आपका सेक्शन 6 सिविल प्रोसीजर कोड में बताया गया है। वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर डिपेंड्स वेयर द जुरिसडिक्शन ऑफ ए केस हेल्ड। ठीक है ना, अगर 25,000 से कम का वैल्यू है तो ये केस आपका सिविल जज देखेंगे। अगर कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस में अगर जुरिसडिक्शन है तो इसका मतलब वो जो वैल्यू है सब्जेक्ट मैटर की वो 1,000 रुपीज़ से कम है। तो पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन आपका सेक्शन 6 CPC में बताया गया है। थर्ड जुरिसडिक्शन है सब्जेक्ट मैटर ऑफ जुरिसडिक्शन। मतलब सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से आपका केस किस कोर्ट में जाएगा वो डिसाइड होगा। जुरिसडिक्शन ऑफ ए केस हेल्ड इन विच कोर्ट इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। जैसे कि स्मॉल कॉजेस, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस है तो वहाँ पे आपका मॉर्गेज से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड केस या जुरिसडिक्शन नहीं जाएगा। फोर्थ वन इज ए सिविल एंड क्रिमिनल जुरिसडिक्शन। जैसे कि आपको पता है कि जो IPC का मैटर है वो हमेशा क्रिमिनल मैटर होता है, तो ये सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा। IPC या फिर CRPC ये सारे जो मैटर है ये सब क्रिमिनल सूट है, ये आपका सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा। ठीक उसी तरह सिविल का मैटर सिविल कोर्ट में क्या जाएगा, CPC से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सब आपका सिविल मैटर है तो ये आपका सिविल सूट में जाएगा। Now fifth one is original and appellate jurisdiction। तो जो appellate jurisdiction है
वो हमेशा आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में जाएगा, मगर म्युनिसिपल कोर्ट में आपका ये एपेलेट जुरिडिक्शन नहीं होगा। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब है जहाँ पे पार्टी पहले, जिस कोर्ट में सबसे पहले सुनवाई होती है, ठीक है, जहाँ पे पार्टी के पास वेयर द पार्टी हैव ए राइट टू स्यू एट फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है। तो ये आपके 5 पॉइंट से जो काइंड ऑफ जुरिडिक्शन है, सबसे पहला है टेरिटोरियल लोकल जुरिडिक्शन, सेकेंड वन इज पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन, थर्ड वन इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ जुरिडिक्शन, फोर्थ है सिविल एंड क्रिमिनल जुरिडिक्शन, एंड फिफ्थ वन इज ओरिजिनल एंड एपिलेट जुरिडिक्शन। नाउ व्हाट इज राइट टू स्यू? राइट टू स्यू कब होता है? कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? कॉज ऑफ एक्शन तभी होता है जब एक पर्सन के पास लीगल राइट हो, अब वो लीगल राइट उसका वायलेट हो जाता है, उस समय उस पर्सन के पास राइट टू स्यू का अधिकार हो जाता है, आ जाता है। तो ये आपका सेक्शन 9 में बताया गया है, जनरल सेक्शन और स्यूट्स ऑफ सिविल नेचर। तो राइट टू स्यू में सबसे पहले उसे इंस्टीट्यूट ऑफ स्यूट करना पड़ता है, मतलब स्यूट को इंस्टीट्यूट करता है, जो आपका सेक्शन 26 ऑर्डर 4 में बताया गया है। तो स्यूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए उससे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट करना पड़ेगा, ताकि उसकी फर्दर प्रोसीडिंग हो। तो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट आपका ऑर्डर 7 में बताया गया है। आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट द फर्दर प्रोसीडिंग इज बिगिंस एंड देयर इज एन execution of a decree. Now jurisdiction is a rule. Jurisdiction आपका रूल है। अब विदाउट jurisdiction there is no case. तो exclusion of jurisdiction ये आपका exception हो जाता है। सेक्शन 9 क्या बताता है? सेक्शन 9 आपका jurisdiction of कोर्ट के बारे में बताता है। सेक्शन 9 आपका स्यूट ऑफ सिविल नेचर के बारे में बताता है। तो सेक्शन 9 आपका बताता है द कोर्ट, यहाँ पे कोर्ट का मतलब सिविल कोर्ट के बारे में बताया गया है, शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल स्यूट्स ऑफ सिविल नेचर। मतलब सिविल कोर्ट के पास अधिकार है सिविल नेचर के केसेस को, स्यूट को लेकर जुरिसडिक्शन देने का, except the suit of which their cognizance either expressly or impliedly barred। मतलब जहाँ पे जिस सब मैटर्स में जो कि एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड में बार्ड हो, उस मैटर को छोड़ के बाकी जितने भी सिविल सूट के मैटर है उससे रिलेटेड सिविल कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन देने का अधिकार रहता है। ये आपका सेक्शन 9 में बताया गया है। Now there is an explanation 1 of section 9। यहाँ पे explanation 1 में बताता है a suit in which a right to property or to an office is contested is a suit of civil nature। तो जहाँ पे right to property, right to office contested किया गया है, वो suit of civil nature है, notwithstanding that such right may depend entirely on the डिसीजन ऑफ क्वेश्चन एज टू रिलीजियस राइट और सेरेमनीज। तो रिलीजियस राइट और सेरेमनी ये सेकेंडरी क्वेश्चन होता है, मगर प्राइमरी क्वेश्चन आपका राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू ऑफिस है। तो ये जब राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू ऑफिस ये आपका प्राइमरी क्वेश्चन हो जाता है, प्राइमरी इशू हो जाता है, तो ये आपका स्यूट ऑफ सिविल नेचर में आ जाता है। एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 9 ये आपका अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से, मतलब ये अमेंडमेंट के थ्रू ये एक्सप्लेनेशन 2 लाया गया है सेक्शन 9 में। इट इज़ इमटेरियल वेदर और नॉट एनी फीस आर अटैच टू द ऑफिस और वेदर और नॉट सच ऑफिस इज़ अटैच टू द पर्टिकुलर प्लेस। मतलब अगर राइट टू प्रॉपर्टी का केस है तो ये आपका सिविल सूट है और ये आपका सिविल कोर्ट में जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ऑफिस में किसी भी फीस से रिलेटेड हो, कोई भी फीस दी ऑफिस के साथ अटैच हो या नहीं हो। तो दिस ऑल दी सेकेंडरी मैटर। प्राइमरी मैटर इज़ व्हाट? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्टेस्ट किया गया है, तो ये आपका सिविल सूट में आएगा, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी क्वेश्चन क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी,
राइट टू ऑफिस। तो केस है इसमें, इन केस सिन्हा रामानुजा वर्सेस रंगा रामानुजा 1961 सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बताया गया है कि द कोर्ट फोकस मेनली ऑन प्राइमरी क्वेश्चन देन ऑन द सेकेंडरी इशू। ठीक है। नाउ व्हाट इज ए सूट ऑफ सिविल नेचर? सूट ऑफ सिविल नेचर जिसमें जहाँ पे राइट, प्राइवेट राइट, रेमेडी। तो पर्सन सिविल सूट में, सिविल सूट आप तभी कर सकते जब आपका पर्सनल राइट या प्राइवेट राइट की क्षति हो और उससे रिलेटेड आपको रेमेडी चाहिए तो आप सिविल सूट करेंगे। और नेचर ऑफ सिविल सूट क्या है? जहाँ पे आपका प्राइवेट राइट की क्षति होती है, पर्सनल राइट की क्षति होती है, तो आप उसके लिए कंटेस्ट करते हैं और उससे रिलेटेड आपको रेमेडीज़ मिलती है। ये आपका कोई भी क्रिमिनल क्वेश्चन या पॉलिटिकल क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। आपका कोई भी क्रिमिनल मैटर आपके सिविल सूट में नहीं जाएगा, नाइदर एनी पॉलिटिकल मैटर्स। इलास्ट्रेशन, इसके इलास्ट्रेशन सूट ऑफ सिविल नेचर के क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वर्शिप, टेकिंग out of religious procession, right to shares in offerings, damages for civil wrongs, specific performance of contract, restitution of conjugal right, right of franchisee, right to hereditary office. These are all suit of civil nature. ठीक है। Now कौन सा सूट सिविल नेचर का नहीं है? जैसे प्रिंसिपली कास्ट क्वेश्चन, मतलब जहाँ पे प्राइमरली आपका कास्ट के बारे में क्वेश्चन किया गया है, और या फिर कोई प्योरली रिलीजियस राइट और सेरेमनीज हो, अपहोल्डिंग मेयर डिग्निटी और ऑनर, रिकवरी ऑफ वॉलेंटरी पेमेंट्स ऑफ ऑफरिंग, एक्सपल्शन फ्रॉम कास्ट एक्सेट्रा। तो ये सारे जो है ये आपके सिविल नेचर में नहीं आते हैं। न कॉग्निजेंस नॉट बार्ड, न मेनली विच आर बार्ड, जैसे कि पहले बताया गया विच आर इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली बार्ड, वो सूट ऑफ सिविल नेचर में नहीं आते हैं। जैसे कि अगर इम्प्लाइड बार, इम्प्लाइडली बार मतलब जैसे कहीं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन किया गया हो थ्रू पब्लिक पॉलिसी और बाय दी एनी जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, कि ये मैटर पर्टिकुलर किसी एक कोर्ट में या फिर किसी ट्रिब्यूनल में अपहोल्ड होगा, ये सिविल सूट ये कोई सिविल कोर्ट में नहीं होगा, तब ये इम्प्लाइड बार हो जाता है। जैसे इफ ए मैटर इज़ अ पब्लिक पॉलिसी और जनरल प्रिंसिपल ऑफ, देन इट इज़ इम्प्लाइडली बार। इफ़ एडिक्वेट, जैसे कि अगर कोई स्पेशल रिलीफ एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है और वहाँ पे आपको एडिक्वेट रेमेडी मिल जाती है, मगर फिर भी आप चाहते कि इसके अगेंस्ट आपको आप सिविल सूट करें, सिविल के, तो ये आपका इम्प्लाइडली बार्ड किया जाएगा। ठीक है। नाउ एक्सप्रेसली बार्ड, एक्सप्रेसली बार्ड बाय लॉ, जहाँ पे लॉ के थ्रू, इनैक्टमेंट के थ्रू, स्टैट्यूट के थ्रू आपका बार किया गया है कि ये केस या फिर कोई भी मैटर जो है वो पर्टिकुलर किसी एक ही कोर्ट में डिसाइड किया जाएगा, नाइदर ऑन एनी सिविल कोर्ट। तब ये अगर ये किसी लॉ, इनैक्टमेंट, स्टैट्यूट के थ्रू किया गया हो, बार किया गया हो एक्सप्रेसली, तब आप इसे आप सिविल सूट या सिविल कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। जैसे कि क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल केसेस जैसे कि सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, इन सब मैटर्स को आप सिविल कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं, ये एक्सप्रेसली बार्ड है। मगर देयर आर सम मैटर्स जहाँ पे केसेस जो है वो ट्रिब्यूनल कोर्ट में हेल्ड होता है। तो अगर ट्रिब्यूनल कोर्ट के रेमेडी से आप सेटिस्फाई नहीं है, या फिर जो पार्टी जो है जो पार्टी ऑफ सूट है जहाँ पे आपको एडिक्वेट रेमेडी नहीं मिलती है, इन दैट केस आप सिविल सूट ला सकते हैं और इस केस को, ये केस फर्दर सिविल सूट के अंदर प्रोसीडिंग किया जा सकता है। ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बार, दैट इज इम्प्लाइड बार, एक्सप्रेसली बार। इम्प्लाइड बार जैसे कि कोई भी पब्लिक पॉलिसी हो, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ हो, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन किया जा सकता है कि पर्टिकुलर मैटर इट इज़ नॉट हेल्ड बाय ऑन एनी सिविल कोर्ट और एनी अदर कोर्ट, ये किसी पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर ही हेल्ड किया जाएगा, तब ये इम्प्लाइडली बार हो जाएगा। एक्सप्रेसली बार जहाँ पे लॉ, इनैक्टमेंट, स्टैट्यू के थ्रू आपका एक्सप्रेसली बार किया गया हो कि पर्टिकुलर मैटर
रिलेटेड कोई भी केस है वो सिविल कोर्ट में नहीं होगा, देन इट इज़ एक्सप्रेसली बार्ड टू हेल्ड एनी केस अंडर द सिविल कोड और टू हेल्ड एनी केस which are not of suit of civil nature, that is criminal cases को आप सिविल कोर्ट में नहीं प्रोसीड करवा सकते हैं. ओके. लैक एंड इरेगुलर एक्सरसाइज इन जुरिस्डिक्शन. ना इसमें केस है उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1962 SC सुप्रीम कोर्ट. न इसमें ये बताया गया है कि अगर किसी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन करने का अधिकार है तो कोई भी इसे चैलेंज नहीं किया कर सकता है कि अबाउट द ऑन द करेक्टनेस ऑफ द जुरिस्डिक्शन. इट कैन नॉट बी सेड दैट द कोर्ट हैज़ नो जुरिस्डिक्शन. मतलब किसी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन करने का अधिकार है तो इसे आप चैलेंज नहीं कर सकते कि ये इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन का अधिकार नहीं है. ऐसा नहीं हो सकता. अगर उसके पास ये अधिकार है तो आपको इसे मानना पड़ेगा that they have the right to have the jurisdiction. उसके पास अधिकार है तो कुछ सोच के किया गया होगा. It cannot be challenged. ठीक है. Now there is another case, Kiran Singh versus Chaman Paswan 1954 SC. It is held that when there is a defect in jurisdiction of a case goes to the decree, it is nullified. मतलब अगर किसी भी केस में जुरिस्डिक्शन ऑफ ए केस में अगर कोई डिफेक्ट है और उसी डिफेक्ट के थ्रू डिक्री पास किया गया है तो वो डिक्री नल्ड हो जाएगी. ये आपका किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान 1954 SC में पास किया गया है. तो ये दो केस है ना. एक्सक्लूशन ऑफ जुरिस्डिक्शन में आपका एक केस है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्सेस मार्क्स एंड कंपनी 1940 पीसी मतलब प्रिवी काउंसिल. और एक और केस है गुरुबख्श सिंह वर्सेस फाइनेंशियल कमेटी 1991 SC. इन दोनों केस में एक ही जजमेंट दिया गया है कि एक्सक्लूशन ऑफ जुरिस्डिक्शन मस्ट बी एक्सप्रेसली मेंशन्ड. ठीक है. मतलब अगर कोई भी जुरिस्डिक्शन हो, कोई भी मैटर से रिलेटेड कोई भी केस हो जो बार्ड है, मतलब उसके अधीन आप कोई जुरिस्डिक्शन कोई पर्टिकुलर केस या कोर्ट नहीं ले सकता है तो वो आपको एक्सप्रेसली मेंशन्ड करना चाहिए. ठीक है. नाउ इन ए केस धलूभाई वर्सेस स्टेट ऑफ MP, तो यहाँ पे कोर्ट ने जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ निकाला था कि कौन से कोर्ट में कौन सा मैटर जो है सिविल कोर्ट के अंदर जाएगा और कौन सा जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ. इसके लिए एक अलग जनरल प्रिंसिपल होगा. दिस ऑल आर गिवन इन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिगार्डिंग जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट. तो ये आपका सूट ऑफ सिविल नेचर कंप्लीट हो गया. इससे आप क्वेश्चन रिलेटेड है व्हाट इज़ जुरिस्डिक्शन. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट. व्हाट हैपेंस व्हेन कोर्ट एक्सरसाइज देयर जुरिस्डिक्शन व्हेन देयर इज ए बार. थर्ड वन व्हाट इज़ एक्सक्लूशन ऑफ जुरिस्डिक्शन. तो ये तीनों क्वेश्चन है इस तो जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट से ये तीनों क्वेश्चन बन सकता है. होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.